नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं और पहले बात हम चुनावों की ही कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह एक फोटो ट्वीट किया है उत्तराखंड से। कल ही उनके राज्य में चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है और शिवराज, आप देख सकते हैं, उनके बुधनी से टिकट का भी ऐलान हुआ और लेकिन वे आज उत्तराखंड में गंगा जी के तट पर नजर आए। अपनी फोटो ट्वीट कर उन्होंने लिखा है, माँ गंगा भारतीय संस्कृति का पुण्य प्रवाह, यही संस्कृति भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ पर दिग्दर्शन कराएगी। तो ये हम शिवराज सिंह चौहान को देख सकते हैं। तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान? करीब 18 साल सत्ता में विराजमान रहने के बाद चुनावी रण में अपने को कहाँ पा रहे हैं? बहरहाल चुनावी रण में कांग्रेस के राहुल गांधी आज शहडोल में पहुंचे, जनसभा को संबोधित किया और जातिगत गणना, ओबीसी, आदिवासियों से जुड़े मामले उठाए। पुलिस के सामने हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है और ओबीसी के अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं, तो आदिवासी अफसर आज कितने रुपए का निर्णय लेते हैं ये बता दो। 100 रुपए में से आदिवासी अफसर 5 रुपए का निर्णय नहीं लेते भाइयों बहनों, नहीं, 1 रुपए का भी निर्णय नहीं लेते, 50 पैसे का भी निर्णय नहीं लेते, 25 पैसे का निर्णय नहीं लेते भाइयों बहनों। हिंदुस्तान अगर 100 रुपए खर्च करता है तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। इससे बड़ा आदिवासी वर्ग का अपमान किया जा सकता है क्या? उधर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही जीत के दावे मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। कमलनाथ ने कहा है कि वहां जनता ने बीजेपी की विदाई तय कर दी है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इजरायल का मुद्दा चुनावों में ले आए हैं। आज मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने तय कर लिया है कि इनको विदा करना है और इनको ये बात अब एहसास होने लगी। श्राद्ध की बात। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग में इजराइल पर हुए आतंकी हमले की निंदा करने के स्थान पर कांग्रेस के नेतृत्व ने हमलावरों के समर्थन में कल एक प्रस्ताव पारित करके यह सिद्ध किया है कि कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ। आतंकवाद होगा, नक्सलवाद होगा, देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होने में कांग्रेस ने हमेशा अपनी भूमिका निभाई और इस प्रकार के जिहादियों को समर्थन देने का काम कांग्रेस ने समय समय पर किया है। तो बस चुनाव की बात हो रही है, देश की बात में हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। गिरिजा शंकर वरिष्ठ पत्रकार हैं मध्य प्रदेश से और आशीष रंजन सह संस्थापक डेटालोक.in से हैं। तो शिवराज जी जो गंगा तीरे बैठे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं और साथ ही इजरायल को लाकर क्या ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। पहले गिरिजा शंकर जी, आप ही के पास आते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आप ही से। आप शिवराज सिंह चौहान को काफ़ी समय से देख रहे हैं। कल चौथी लिस्ट में उनका नाम आ जाता है, वो चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन आज सुबह वो अपने राज्य को छोड़कर उत्तराखंड में गंगा जी के समक्ष वहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या चल रहा है शिवराज जी के मन में? क्या संदेश देने की कोशिश है उनकी? किसके मन में क्या चल रहा है ये जानना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे ये दृश्य बहुत असामान्य नहीं लग रहा है। वो वैसे भी जो है बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक किस्म के व्यक्ति हैं और ऐसे राजनेता हैं जो अक्सर आप देखेंगे कि मैंने 2 महीने में साउथ में, नॉर्थ में, अलग अलग तीर्थों में, अलग अलग संतों के पास जाकर वो पूजा पाठ करते रहते हैं। अभी इस दृश्य को देखकर जो उनके मन की बात को पढ़ने की जो कोशिश हम लोग कर रहे हैं, वो इसलिए कि पिछले महीने 2 महीने से अनुमानों और अटकलों के सिरमौर बने हुए हैं।
तो लगता है कि ये दृश्य भी किसी उसी तरह के किसी दिशा में आगे बढ़ने वाली बात है। मुझे लगता है कि सब कुछ जो है ये एक सामान्य उनकी दिनचर्या है। वो उनकी दो प्रिय स्थान है, एक तीर्थ स्थान है और एक जंगल है। जंगल में भी जाकर वो इसी तरह अकेले बैठकर लिखना पढ़ना करना और वो ट्वीट करना करते रहे हैं और पूजा पाठ भी इस तरह करते रहे हैं। तो चुनाव की घोषणा होने के बाद तुरंत बाद वो कल चले गए थे और 2 दिन वो ऋषिकेश हरिद्वार में रहने वाले। इनका उनके ये कार्यक्रम उनका पहले से घोषित था। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत मन में जानने जैसा कुछ मुझे नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर व्यक्ति जा सकता है और शांति के लिए जा सकता है, लेकिन आपने जिस तरह से धार्मिक उसकी बात की, वो बिल्कुल साधारण वेशभूषा में है, एक किताब उनके हाथ में है, कुछ लिख रहे हैं और उनके राज्य में चुनाव होने वाले, चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया। तो ऐसे व्यस्त समय में जब किसी मुख्यमंत्री के पास समय नहीं रहता है सांस लेने की, ऐसे में अगर वो वहाँ जा रहे हैं तो अपने लोगों को ही क्या संदेश दे रहे हैं, या वो आहत हैं इसलिए वहां पहुंचे हैं कुछ शांति के लिए? नहीं, मुझे लगता है कि आहत होने का क्या वजह है। आहत होने का कारण तो मुझे नजर नहीं आता कि क्यों आहत होंगे। और आहत होगा कोई व्यक्ति तो हरिद्वार जाके वो अपने आहत होने की अभिव्यक्ति नहीं करेगा। मुझे लगता है कि लगातार पिछले 6-8 महीने से वो चुनाव प्रक्रिया में लगे रहे हैं। सुबह 7 बजे से लेकर लेट नाइट तक वो काम करते रहे हैं। चुनाव की घोषणा के बाद उनको लगा होगा शायद कि चुनाव में फिर एक बार उतरने के पहले 2-1 दिन जो पूजा पाठ आध्यात्म जो उनका धार्मिक अनुष्ठान जो भी है वो करने के बाद फिर वापस वो लग जाएं। आपने देखा होगा कि शिवराज सिंह जो है जिन बातों के लिए जाने जाते हैं उनमें एक उनका परिश्रम है। जितना परिश्रम वो राजनीति में करते हैं उतना परिश्रम देश का कोई और राजनेता नहीं करता। तो मुझे नहीं लगता कि एक हल्का सा ब्रेक, आध्यात्मिक ब्रेक या धार्मिक ब्रेक लेना चुनाव के पहले एक तरह से उनकी मान्यता भी हो सकती है कि चुनाव के पहले जाके हम पूजा पाठ कराएं फिर जी चुनाव में लगे। तो जी उसमें जी। उनके किसी आहत होने की या आहत होने की कोई संकेत इससे तो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वाकई में आज वो जिस तरह का संदेश दे रहे हैं, कल हम उनको वो धार्मिक उसमें देखेंगे जो उनका कार्यक्रम वहाँ पे। आशीष, आपका क्या आंकलन, क्योंकि आप तो अब मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से आखिरी चौथी लिस्ट में उनका नाम सामने आता है, वो पूछते हैं जनता से कि मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, और तमाम योजनाओं का बिल्कुल सक्रियता से वो तमाम योजनाओं का ऐलान भी कर रहे थे, लेकिन एक दबे छुपे संकेत तमाम देखे भी जा रहे हैं, पढ़े भी जा रहे हैं। आपको क्या वहां से फील्ड में क्या रिपोर्ट्स मिल रही हैं? देखिए निधि जी, धन्यवाद। पहली बात तो मैं गिरजा शंकर जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि इस तरीके का फोटो का या निजी किन्हीं के विचारों का हम इस तरीके से चुनावी आकलन करना मुश्किल है। लेकिन आपने जो कहा कि मैं मध्य प्रदेश में हूँ और इन्हीं इलाकों में घूम रहा हूँ, तो एक दो चीजें देखिए तय है। वो आपको सिर्फ मेरे कहने से नहीं, कोई भी एनालिसिस पकड़ लीजिए और कुछ जो पॉलिटिकल उठा पटक हुई है पिछले 2-3 महीने में उससे जान लीजिए। वो ये कि शिवराज सिंह चौहान राज्य में पॉपुलर होते हुए भी अगले मुख्यमंत्री के तौर पे ना सिर्फ दूसरी पार्टी के लोग बल्कि बीजेपी के अंदर भी एक कस है। सो जो लोग आपको कहेंगे कि बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी या आ सकती है, उनके मन में भी एक असमंजस है कि शिवराज सिंह चौहान ही क्या उनको अगली बार मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो ये तो एक चीज जो मुझे जो लगता है मोटा मोटी, चाहे किन्हीं और के एनालिसिस पढ़िए या यहाँ पे लोगों से बात करिए, तो ऐसा नहीं है कि लोग उनसे नफरत कर रहे हैं, लेकिन एक उबाऊ शायद हो गया है। शायद उनको लगता है कि एक नया चेहरा होना चाहिए। मतलब हमने कई राज्य देखे हैं जहाँ पे कई बार ऐसे होते हैं कि मुख्यमंत्री के खिलाफ एक तरीके से बहुत घृणास्पद या बहुत नफरत वाली बातें भी लोग करते हैं, काफी नाराजगी होती है। लेकिन यहाँ शिवराज सिंह चौहान के बारे में ऐसी दिखती नहीं है, लेकिन एक उबाऊ है और लोगों को लगता है कि चाहे वो उनकी सरकार, वो तो खुद तो जीत जाएंगे लेकिन उनकी सरकार बने या ना बने, अगले मंत्री के तौर पर शायद जी उसका फिर से वापस आना मुश्किल है। तो ये तो बिल्कुल मतलब मोटा आशीष, मोटी ये जो जमीनी आपने आकलन है। जी आपने जो शब्दों का प्रयोग किया, उबाऊ और एक नए चेहरे, फ्रेशनेस की खोज में है बीजेपी। गिरजा शंकर जी, 27 मंत्रियों और सांसदों को बीजेपी अपनी लिस्ट में शामिल किया है उसने। किस तरह से आप आगे की राह देख रहे हैं, क्योंकि ध्रुवीकरण के उस पर मैं आऊंगी जो अभी आज इजराइल को लेकर बयान दिए हैं, लेकिन
आपसे इस समय चुनौतियां क्या देख रहे हैं आप? देखिए, अभी जो आपने कहा कि आखिरी लिस्ट आई, आखिरी लिस्ट नहीं है, ये चौथी लिस्ट है। अभी करीब लगभग 100 कैंडिडेट डिक्लेयर होना बाकी है अभी। तो मुझे जी लगता है कि पांचवी, छठवीं, सातवीं लिस्ट भी आएगी। और जी। जहां तक जो अगले मुख्यमंत्री की बात है, तो अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि सरकार किस पार्टी की बनेगी, क्योंकि इस बार जो कशमकश है दोनों पार्टियों के बीच बहुत अधिक है। और कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी या कांग्रेस, कोई भी हो, उसके लिए कोई वॉकओवर जैसी स्थिति नहीं है। तो ऐसे में अगले मुख्यमंत्री की बात करना बहुत प्रीमेच्योर लगता है। और जो चुनाव की जो नहीं, तैयारियां हैं मुख्यमंत्री की वो, बात नहीं, चुनौतियों जी, की बात बीजेपी की हो रही थी। बहरहाल आपने अपनी बात साफ करी भी है। आशीष, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आज हमने देखा राहुल गांधी जाते हैं, उन्होंने वो मसले उठाए आदिवासियों के, गणना के, ओबीसी का मसला उठाया उन्होंने। कितना कारगर है मध्य प्रदेश में? क्या कांग्रेस जो एक तरह से जो आप उबाऊ शब्द आपने कहा था उसको फिल कर पा रही है, क्या उसकी भरपाई कांग्रेस कर पा रही है, या क्या आपका विश्लेषण? देखिए, जो मध्य प्रदेश का चुनाव है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 20 साल बाद, 20 साल में 15 महीने के छोड़ दे तो तकरीबन लगभग 18 महीने, पौने 19 महीने जो है बीजेपी ने शासन किया है। और कामकाज को लेके ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमेशा तुलना लोग दिग्विजय जी की सरकार से करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे काफी पॉजिटिव चीजें आपको सुनने को मिलेगी कि काफी डेवलपमेंट हुआ, खासकर बिजली, सड़क और पानी के संदर्भ में। जो दूसरी चीज जो आप इंडिकेट कर रहे थे, बस एक चीज उसमें मैं पीछे वाला सवाल पे जोड़ दूं कि ना सिर्फ जो अगले मुख्यमंत्री की बात हो रही है, कि आप बड़े-बड़े लीडर की सांसदों को उतारा गया है बीजेपी के द्वारा, उसमें भी उनके जो आप भाषण या वो चीज देखिए तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि भाई आप भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, आप भी बन सकते, एक इशारा तरफ है। बहरहाल, चलिए आते हैं राहुल गांधी के भाषण पे। तो जो आदिवासी का मामला है, मैं उसको आपको थोड़ा डेटा के अनुसार भी बता सकता हूँ कि पिछले कुछ समय में, मतलब ट्राइबल आदिवासी एक समय में, आदिवासी और हरिजन जो है कांग्रेस के वोटर हुआ करते थे, लेकिन मध्य प्रदेश में उसमें बड़ा बिखराव हुआ और पिछले कुछ समय में काफी सॉलिड वोट बेस बीजेपी का बना रहा। लेकिन 2018 से और 19 में भी ऐसा है कि आदिवासी वोट में एक छिटकाव आया है बीजेपी के खिलाफ में। यानी आप जब देखेंगे कि बीजेपी यहाँ भारी मतों से जीती थी 2019 का लोकसभा चुनाव, 29 में से 28 सीटें जीत गई थी, लेकिन जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, तो मोटा मोटी जहाँ पे ट्राइबल बेल्ट 47 रिजर्व सीट्स है, जहाँ पे 50% से ज्यादा ट्राइबल है, वहां पे कांग्रेस को काफी वोट मिले हैं। तो जो भले सीटें नहीं जीत पाई कांग्रेस, लेकिन आदिवासी वोट में वोट उनका प्रतिशत मिला है। काफी अब इजाफा अंत में हुआ एक है। सवाल का समय बिल्कुल। मेरे पास रह गया है, मुझे रैप करने के लिए कहा जा रहा है। गिरिजा शंकर जी, जिस तरह से बीजेपी ने इजराइल का जिक्र किया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो बीजेपी के राज्य के अध्यक्ष हैं, क्या उसकी जरूरत थी? अब कहा यह जा रहा है, जानकार कह रहे हैं कि भाई क्या ये ध्रुवीकरण की कोशिश है? ध्रुवीकरण की कोशिश तो दोनों ही पार्टियां लगातार करती रही हैं पिछले समय से। लेकिन इस विधानसभा के चुनाव में इजराइल का जो मुद्दा जो उन्होंने उठाया है, वो मैं लगता है कि मुझे बहुत अप्रासंगिक है। और चुनाव में इसका कोई मतलब भी नहीं है। चुनाव जो है मध्य प्रदेश का है। और लोग तो प्रधानमंत्री से भी ये अपेक्षा करते रहे हैं कि जब वो मध्य प्रदेश की यात्रा में आते हैं और अपना जो भाषण देते हैं, उसमें वो मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धियों की बात करें। तो इसलिए मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में इस तरह के मुद्दे उठाकर और इससे कोई ध्रुवीकरण होगा, ऐसा भी इनका मानना जो है वो गलत है। ध्रुवीकरण इन चीजों से नहीं होता। मुद्दा जो होना चाहिए दरअसल आज की तारीख में, जो कांग्रेस जो उठा रही है कि किस तरह सरकार निकम्मी है, सरकार की असफलताएं हैं, और सरकार दावे कर रही है कि उसने कितना कितना अधिक काम किया है। अब यहाँ पर मुद्दे गौण हो गए हैं। बड़ी चीज ये हो गई है कि किस नेता की कितनी विश्वसनीयता है। जो नेता अपने अपनी बात कर रहे हैं, उन पर लोगों का यकीन कितना होता है। यदि कांग्रेस के नेताओं के आरोपों पर यदि लोगों को यकीन होगा उनके अपने अनुभव के आधार पर, तो जाहिर है कि वो कांग्रेस की बातों को मानेंगे। और यदि उनको सरकार की योजनाओं का लाभ ठीक ढंग से मिला होगा, जैसा कि बीजेपी दावा करती है, तो बीजेपी के नेताओं की जो क्रेडिबिलिटी है वो काम आएगी। बाकी और तमाम बिल्कुल। मुद्दे कोई बहुत मायने नहीं रखते। चलिए, आप जुड़े, आप दोनों जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये सिलसिला तो चलता रहेगा 3 दिसंबर तक चुनावों पर बात करने का। तो विश्वसनीयता की बात उठ रही है, ध्रुवीकरण की बात उठ रही है, और नेतागण अब क्या क्या संदेश देंगे, इस पर मध्य प्रदेश में भी विचार मंथन होगा। बहरहाल, आइए देश की बात में हम आगे बढ़ते हैं।
दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह अब 13 अक्टूबर तक ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रिमांड में रहेंगे। उन्हें 5 दिन की रिमांड के बाद अदालत में पेश किया गया। ईडी ने यह कहते हुए 5 दिन की रिमांड और मांगी कि संजय सिंह जांच में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे। एक रिपोर्ट। मैं उनकी यातना का पैमाना चेक करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अपनी यातना दें जितना दे सकते हैं। मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह से कड़े शब्दों में कहा कि वो कोर्ट में पेशी के दौरान मीडिया को बयान न दें। संजय सिंह ने पिछली पेशी के दौरान भी कई बयान दिए थे। ईडी ने उनकी 5 दिन की रिमांड मांगी। यातना का पैमाना चेक करना चाहता हूं। बहुत अपोज किया उस एप्लीकेशन का कि उनकी रिमांड एक्सटेंशन एप्लीकेशन में जो उन्होंने ग्राउंड्स लिए थे वो बल्कि वो हंसी का पात्र है। लेकिन अब चूंकि एक इन्वेस्टिगेशन एक प्रोसेस है तो इसलिए कोर्ट ने, वो तो और मांग रहे थे पर कोर्ट ने उन्हें 3 दिन का और समय इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया है। तो उन्होंने कहा कि हमें ये मोबाइल फोन नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, मतलब वो बहुत ही फिल्म से ग्राउंड था। तो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं, वो आप रिमांड एप्लीकेशन में देख लेंगे। पर उसका हम लोगों ने बहुत जम के विरोध किया और सिर्फ उनको 3 दिन की ही फर्दर एक्सटेंशन दिया है। कोर्ट में ईडी ने दलील दी कि इस मामले में घूस लेने के सबूत जांच एजेंसी के पास हैं और ईडी इन आरोपों की जांच कर रही है। ईडी की तरफ से कहा गया कि संजय सिंह हिरासत में सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे हैं, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनसे फोन के डेटा के बारे में पूछा गया तो उसका भी उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इस मामले में चंडीगढ़ में एक कारोबारी के यहाँ रेड की गई है और उसके बयान दर्ज किए गए हैं। उसके बयान के बारे में अभी नहीं बता सकते हैं। ईडी ने कहा कि मामले में बड़ी रकम शामिल है, उसका पता करना है। संजय सिंह का करीबी सर्वेश मिश्रा भी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है, उसे फिर से बुलाया है। संजय सिंह की तरफ से कहा गया कि उन्होंने कोई सबूत नष्ट नहीं किया है, कस्टडी कोई अधिकार नहीं है। इसके लिए जांच एजेंसी के पास पुख्ता वजह होनी चाहिए। पिछले 5 दिनों में उनसे ऐसे सवाल पूछे गए जिनका जांच से कोई मतलब नहीं था। कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह को अदालत को बिना बताए कहीं न ले जाएं। संजय सिंह ने कोर्ट में कहा कि उनका एनकाउंटर भी हो सकता है। कोर्ट ने संजय सिंह को 13 अक्टूबर तक ईडी के रिमांड पर भेज दिया। गवाह दिनेश अरोड़ा की गवाही के आधार पर संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। उन पर शराब पॉलिसी में 2 करोड़ रुपए कमीशन लेने का आरोप है। अब अगले 3 दिनों में ईडी जो उनसे पूछताछ करेगी उसमें क्या कुछ निकलता है, क्या सबूत हासिल होते हैं, ये देखना होगा। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के रडार पर आम आदमी पार्टी के नेता आ रहे हैं। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद अब ईडी ने आज अचानक पार्टी के ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान के घर छापा मार दिया। शरद शर्मा बता रहे हैं कि मामला क्या है। ये भीड़ जमा है दिल्ली के जामिया नगर के जोगाबाई एक्सटेंशन में, जहां ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान रहते हैं। मंगलवार सुबह अचानक ईडी ने अमानतुल्लाह खान के घर छापा मार दिया। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने अमानतुल्लाह और उनके सहयोगियों के 8 से 10 ठिकानों पर छापेमारी की। अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए वित्तीय अनियमितता के आरोप में एंटी करप्शन ब्रांच ने एफआईआर की थी। उसी मामले को अब ईडी जांच रही है। ईडी सूत्रों का दावा है कि एसीबी की तलाशी में अमानतुल्लाह खान के करीबी लड्डन खान के यहां से डायरी मिली थी। इस डायरी में हवाला लेन देन का जिक्र था। इसी मामले में अब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। इस मामले में बीते साल सितंबर महीने में एंटी करप्शन ब्रांच ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था, लेकिन उनको तुरंत जमानत मिल गई थी। जब अमानतुल्लाह खान का मामला कोर्ट के अंदर गया, एसीबी ने गिरफ्तार किया था, तो अदालत ने न सिर्फ 12 दिन के भीतर 16 सितंबर को अमानतुल्लाह खान को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था इसी मामले के अंदर, और 28 सितंबर को अदालत ने जमानत दे दी थी। और जमानत देते हुए जांच एजेंसी जो एसीबी है उसको फटकार भी लगाई थी। और जिस तरह की टिप्पणी जमानत देते हुए की थी वो ये सीधे सीधे ये कह रही थी
कि शायद कोई केस ही नहीं बनता है। हालांकि कोर्ट ने ये कहा था हम जो केस के मेरिट हैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है, जबकि आम आदमी पार्टी अपने विधायक के साथ खड़ी है। इनके यहाँ से ऐसी डायरियां, ऐसे प्रूफ पकड़े गए हैं जिसमें बड़ी बड़ी वसूलियों के रिकॉर्ड हैं और मैं समझता हूँ अरविंद केजरीवाल के गिरेबान तक ये बातें जा रही हैं, क्योंकि सारे केसेस में एक ही सच्चाई आ रही है कि इन सारे घटनाओं के सरगना अरविंद केजरीवाल। कल को सीबीआई भेज देंगे, परसों इनकम टैक्स भेज देंगे, उसके बाद रॉ भेज देंगे। ये मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो एजेंसियों के आक्रमण से डरती नहीं है। सच्चाई, धर्म और ईमानदारी आम आदमी पार्टी के खेमे में है और अंत तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। इसी के साथ साथ मैं ये भी बड़ी बेबाकी से कहना चाहता हूं कि एक नहीं 1000 कोशिशें भाजपा कर ले, जिस मर्जी नेता को आम आदमी पार्टी के पकड़ के जिस मर्जी अपराध में, कथित अपराध में जेल में डालने का प्रयास कर ले, अंत में जीत सच्चाई की, ईमानदारी की, अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की होगी। अमानतुल्लाह खान बेशक विधायक तो हैं ही, दिल्ली के मुस्लिम समाज में आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा भी हैं। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अमानतुल्लाह खान पर ईडी का कस्ता शिकंजा पहले से ही चुनौती झेल रही आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल बढ़ाने वाला है। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर के साथ शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़ हुई, 2 आतंकी इसमें मारे गए हैं। फरवरी में एक कश्मीरी पंडित की हत्या में शामिल थे। ये आतंकी फरवरी में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या हुई थी। मोरिफत मकबूल और जाजिम फारूक के तौर पर इन आतंकियों की पहचान हुई है। दोनों आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े गए बताए गए हैं। ठाणे जिले के कल्याण में नर्सिंग कोर्स के नाम पर छात्राओं के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। कल्याण के उड़ान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ने तकरीबन 37 विद्यार्थियों से 52 लाख रुपए फीस के तौर पर वसूले, लेकिन जब कोर्स पूरा हुआ तो जाली सर्टिफिकेट पकड़ा दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 लोग फरार हैं। हजारों की फीस भरकर जिस नर्सिंग कोर्स के जरिए ये छात्राएं करियर में उड़ान भरने की उम्मीद पाले थी, उसी उड़ान संस्था ने इन्हें अब औंधे मुंह गिरा दिया है। लड़कियों का आरोप है कि उन्हें जो सर्टिफिकेट दिया गया है वो फर्जी है। हमारा जीएनएम का कोर्स था, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। ये 3.5 साल का कोर्स है। इसमें 3 साल में थियरी नॉलेज दिया जाता है और 6 महीने के लिए इंटर्नशिप भेजा जाता है। तो हम लोग को बोला था कि फोर्टिस हॉस्पिटल जो कल्याण में है वहाँ पे आपको इंटर्नशिप दिया जाएगा, पर हम लोग को कुछ इंटर्नशिप नहीं मिला और हमारा जब भी 3 साल कंप्लीट हुआ है तो ऐसा सर्टिफिकेट हम लोग को दिया है जिसपे जीएनएम भी मेंशन नहीं है। एडवांस डिप्लोमा इन पेशेंट केयर मैनेजमेंट लिख के दिया है, मतलब जो डायपर चेंज करते हैं, पेशेंट केयर जो होता है केयरटेकर टाइप, उसका सर्टिफिकेट हमको दिया है। 3rd ईयर रनिंग है हमारा और ये लोगों ने हमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रिजल्ट शो नहीं किया और उसके बाद हमारा 3rd ईयर का फीस ये लोग ले रहे हैं। और अभी हमारे जो सीनियर बैच थे वो लोग को ये लोगों ने फेक सर्टिफिकेट दिया है, जिसके ऊपर स्कैनर जो है उसका स्कैन करने के बाद अपना ये एक्टर एक्ट्रेस के फोटोज आ रहे हैं और हमारा उसके ऊपर जबकि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन क्या है, हमारा पूरा डिटेल आना चाहिए, वो सब नहीं आ रहा है। हैरानी की बात है कि ठगी का मामला उजागर होने के बाद भी पुलिस मामला दर्ज करने में आनाकानी करती रही। स्थानीय पूर्व नगर सेवक के दखल देने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन तब तक उड़ान इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन के संचालक उड़ चुके थे। विद्यार्थिनियों का ये कहना है कि नर्सिंग जो सर्टिफिकेट होता है गवर्नमेंट के माध्यम से, उस गवर्नमेंट के माध्यम से उन्होंने अनेकों हॉस्पिटल में अप्लाई किया था और वो हॉस्पिटल में जब अप्लाई करने के बाद जांच पड़ताल की हॉस्पिटल वालों ने, तो उनके समझ में आया कि ये
फेक है और उसमें कोई भी गवर्नमेंट से कनेक्शन नहीं है। करीब करीब हर विद्यार्थियों से 1.5 से 2 लाख रुपया लिया है। हमने एक लड़की का कंप्लेंट लेके यहाँ पे गुना दाखिल किया है। इसमें एक आरोपी अरेस्ट किया गया। उनका नाम है वरुण झा, उड़ान इंस्टीट्यूट के वो संचालक है। 2 आरोपी इसमें वांटेड है, उनका अभी तक सर्चिंग चल रही है और नियर अबाउट 37 इसमें विक्टिम्स। पुलिस ने इस मामले में इंस्टीट्यूट के कुल 3 संचालकों को आरोपी बनाया है, जिनमें से एक वरुण झा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अब भी फरार हैं। पुलिस के मुताबिक अभी तक 37 लड़कियों की तरफ से शिकायत आई है, लेकिन ये संख्या बढ़ सकती है। कल्याण से स्वदेश मालवीय के साथ मुंबई से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। बेंगलुरु शहर इन दिनों एक बार फिर से ट्रैफिक जाम की वजह से सुर्खियों में है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी हस्तक्षेप करते हुए ट्रैफिक पुलिस को इस समस्या का समाधान तलाशने के आदेश दिए। सरकार और ट्रैफिक पुलिस शॉर्टकट मेथड भी तलाश रही है, लेकिन सभी उपाय बेकार साबित हो रहे हैं। बेंगलुरु की सड़कों पर रेंगता ट्रैफिक। एक बार फिर औसत स्पीड 13 किलोमीटर प्रति घंटे पर सिमट कर रह गई है। वर्क फ्रॉम होम खत्म होने से काफी गाड़ियां सड़क पर आ गईं। फिर बारिश ने भी ट्रैफिक की रफ्तार कम की। ये एक बड़ी समस्या यहाँ है। ऐसे में पुलिस करे तो क्या करे? अब शहर में 190 किलोमीटर की 4 लेन वाली सुरंग का जाल बिछाने की तैयारी चल रही है, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। ऐसे में भीड़ भाड़ वाले वक्त यानी पीक आवर्स में मुख्य सड़कों पर कंजेशन टैक्स लगाने का सुझाव आया, लेकिन लोगों की नाराजगी देखते हुए इसे भी खारिज कर दिया गया। फिर गाज स्कूल बसों पर गिरने वाली थी कि स्कूल बसेस की वजह से ट्रैफिक का कंजेशन बढ़ता है, इसलिए स्कूलों की टाइमिंग बदली जाए। We have said no to change the timing. हमने बिल्कुल साफ कर दिया है कि स्कूल की मौजूदा टाइमिंग में बदलाव की किसी भी योजना से हम सहमत नहीं हैं। इससे छात्रों को, स्कूल मैनेजमेंट और पेरेंट्स सभी को परेशानी होगी। जहां ज्यादा कंजेशन है, वहां स्थानीय लेवल पर व्यवस्था कर हालात सुधारे जा सकते हैं। Should be a plan so that it will have a decongestion. 1 करोड़ 25 लाख की आबादी वाले महानगर बेंगलुरु में 1 करोड़ 8 लाख रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं। 15,000 बसों की इस शहर को जरूरत है, लेकिन सिर्फ 6,500 के आसपास बसें चल रही हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक ही उपाय है, सस्ता और बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट। फिलहाल इस शहर को ट्रैफिक जाम की समस्या से छुटकारा मिलता नहीं दिखता। 175 किलोमीटर लंबे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को पूरा करने में 20 साल लगे। ऐसे में 190 किलोमीटर लंबे सुरंग सड़क को पूरा करने में भी कम से कम इतना वक्त तो लगेगा ही। मौजूदा हालात में सरकार और ट्रैफिक पुलिस खुद को लाचार पा रही है और वाहनों की संख्या यहां लगातार बढ़ रही है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। दौड़ती मुंबई बहुत ज़्यादा तनाव में जी रही है। एक सर्वेक्षण बता रहा है कि मानसिक तनाव के मामलों में 30% बढ़त है। आत्महत्या की सोच वाली शिकायतों में 100% बढ़त है। सबसे ज़्यादा शिकायतें बिगड़े प्रेम रिश्ते की हैं और इसमें 20 से 22 साल के युवा सबसे ज़्यादा टूट रहे हैं। 48% से अधिक कॉर्पोरेट कर्मचारी भी खराब मानसिक स्थिति में हैं। मुंबई पुलिस भी मुंबईकरों को बचाने के लिए मुहिम में जुटी है। कोविड काल में 34 वर्षीय जानकी पांड्या की नौकरी छूटी। लंबे समय तक डिप्रेशन का शिकार रही। एक बड़ी कंपनी में ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट 52 वर्षीय फरहा को भी मनोचिकित्सक की मदद लेनी पड़ी। आप घर पे बैठे हुए हो, आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है। दैट्स वेयर इट हिट्स यू हार्ड कि आपने जितनी भी मेहनत की थी आपके करियर में या आपने जो कुछ भी नाम कमाया था, एट प्रेजेंट आपके पास वो कुछ नहीं है। हैविंग द राइट पीपल इन लाइफ जिन्होंने मुझे बताया कि नहीं, अगर आपको हेल्प चाहिए तो
आप ये कर सकते हो, आप साइकोलॉजिस्ट को मिल सकते हो, या तो आप कोई सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो. सो दीज थिंग्स हैव हेल्प मी अ लॉट. काउंसलिंग सेशन से मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा, क्योंकि जो कुछ भी मेरे दिमाग में था और दिल में था वो सब मैं बोल पाई, और कोई मेरी बात सुन रहा था, और वो थेरेपी के थ्रू मेरा माइंड डिक्लटर हो गया. भागती दौड़ती मुंबई तनाव में जी रही है. मुंबई पुलिस के साथ काम कर रहे आदित्य बिरला एजुकेशन ट्रस्ट एम्पावर ने एक सर्वे में पाया है कि कोविड काल के बाद मानसिक तनाव के मामले 30% बढ़े हैं. सबसे ज्यादा आर्थिक राजधानी मुंबई शहर में. काम, परिवार, स्वास्थ्य और रुपयों पैसों से जुड़े तनाव के बीच ज्यादातर मामले बिगड़े प्रेम रिश्तों के हैं. 18 से 45 की उम्र के लोगों की शिकायतें सबसे ज्यादा हैं. इनमें से 20 से 22 साल की उम्र के युवा सबसे ज्यादा मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं. मुंबई सहित 8 शहरों में हुई स्टडी में ये भी पाया गया कि 48% से अधिक कॉर्पोरेट कर्मचारी खराब मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं. मानसिक तनाव की कुल शिकायतों में करीब 15% मामले आत्महत्या की सोच रखने वाले होते हैं. कोविड के बाद ऐसे कॉल्स में 100 गुना बढ़त हुई है. और आज तो मुंबई ही है. मुंबई ही हमेशा पिछले 3 साल से मुंबई ही के कॉलर्स आता है. तो फॉर आज मुंबई है. सेकंड में भी पंजाब, दिल्ली. मेजॉरिटी कॉल्स हैं वो किसको लेकर है? क्या कंप्लेंट? डिप्रेशन, एंजाइटी, उसमें भी ड्यू टू रिलेशनशिप्स, ड्यू टू वर्क इज सेकंड, बट रिलेशनशिप इज मोर व्हाट वी सी. एज ग्रुप बिटवीन 18 टू से 45, बिकॉज हमारा जो हेल्पलाइन है दैट इज फॉर 18+. सो 18 to 40 इज व्हाट द एज ग्रुप इज. उसमें भी 20s के कॉल्स, बिटवीन 20s, अर्ली अडल्टहुड में कॉल्स आर मोर, बिकॉज वहाँ पर जाके आपका अकेले रह रहे हो, आइसोलेशन हो रहा है, जो भी हो रहा है. टोटल कॉल्स में कितने % सुसाइडल? अराउंड 10 to 15%. दैट्स हाई. दैट्स वेरी हाई. और कितना बढ़ा है ये लास्ट 2-3 ईयर्स में? सो आई थिंक द आइडिएशन कॉल्स हैव इंक्रीज 100-fold, क्योंकि पहले लोग बात ही नहीं करते थे ना उसके बारे में. पहले एक आता होगा, मुझे याद है कि पहले एक आया, अरे क्या करें हम लोग, एक कॉल आया पैंडेमिक के टाइम पे. फिर जो बढ़ना शुरू हुआ है, तो अभी तो हमारी टीम नेचुरली ट्रेन हो चुका है कि कैसे सुसाइड आइसोलेशन में बात करना है. खुदकुशी तक बढ़ी सोच को रोकने और मुंबईकरों को तनाव से निकालने की मुहिम में मुंबई पुलिस भी जुड़ी है. एनडीटीवी से बात करते हुए जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर सत्यनारायण चौधरी ने माना है कि सोशल मीडिया का रोल मानसिक तनाव के मामलों में बढ़ा है. मुंबई पुलिस की मौजूदगी में होप नाम का टूल किट लॉन्च हुआ, जिससे खुदकुशी के लक्षणों को समझने में आसानी हो. स्क्रीन टाइम जो ज़्यादा होता है तो उससे बच्चों पर नेगेटिव असर पड़ता है. ये तो ऑलरेडी रिसर्च का भाग है. पुलिस अपने आप में जो भी चीज़ें होती है, इसमें जिसको हेल्प की ज़रूरत होती है, जो भी हमारे कॉल जो हमारे पास आते हैं, तो उसमें हम लोग खुद भी वहाँ उसको रोकने के लिए, जो उनको मदद चाहिए वो करने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं, और इमीडिएटली हमारा रिस्पॉन्स होता है. उसके साथ साथ कुछ NGOs है जो मुंबई में इस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं. नाबालिग बच्चों में ड्रग सेवन के बढ़े मामले भी पुलिस और मनोचिकित्सकों के लिए सरदर्द बने हैं. इससे बिगड़ा मानसिक व्यवहार भी कई बार नाबालिगों को अपराध की ओर खींच रहा है. जैसे पहले होता था कि अगर आप देखिए कहीं पर भी नशे के बारे में बात कर रहे हैं तो वर्क प्लेस, कॉलेजेस, ऐसे जगह पे कैंपेन है, अवेयरनेस हुआ करते थे. आज अभी स्कूल में जाने की ज़रूरत आ रही है, क्योंकि 7th स्टैंडर्ड से लेके ही बच्चे हैं कि जिनको एक्सपोजर मिल रहा है, जिनको ये इन्फॉर्मेशन है. कई बार पुलिस वार्निंग देके छोड़ देते हैं, और उसके बाद उनकी रिपीट ऑफेंस, जिसको रिपीट ऑफेंडर कहते हैं, वो बढ़ता जाता है. तो इनको भी हम काउंसलिंग के लिए ला रहे हैं. मुंबई पुलिस इनको भी हमारे पास भेज रही है, हमारे सेल्स में, और हम इनकी काउंसलिंग करवा रहे हैं. एनसीआरबी का आंकड़ा भी कहता है कि महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा आत्महत्याएं देखी हैं. मुंबई में रोजाना 3 से 4 मौतें खुदकुशी से हो रही हैं. सरकार, पुलिस, बीएमसी सभी जमीन पर काम कर रहे हैं, मुहिम शुरू कर चुके हैं, लेकिन इन सभी मामलों में एक आम बात दिखती है, और वो है अकेलापन. ये मामूली सा जो शब्द है वो आत्महत्या, ड्रग सेवन और मानसिक तनाव के पीछे का जड़ बना हुआ दिख रहा है. यानी कि कोई हेल्पलाइन तक पहुंचे उससे पहले ही उसे हेल्प उनके परिवार और करीबी दोस्तों से मिल सकती है. मुंबई से कैमरामैन सचिन और अमित पवार के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया. तो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की कस्टडी बढ़ गई है, तो जो रिमांड कॉपी है उसकी कुछ जानकारियां मिली हैं. उसके मुताबिक आपको बता दें, 4 अप्रैल 2023 को संजय सिंह के घर ईडी छापे में कुछ गोपनीय दस्तावेज बरामद किए गए हैं. ईडी ने इस बात का संदेह जताया है कि दस्तावेज उन फोटो का प्रिंट आउट है जो ईडी के दफ्तर से लिए गए हैं. ये दस्तावेज गैरकानूनी तरीके से हासिल किए गए हैं. पूछताछ में संजय सिंह ने इस अहम जानकारी को छुपाया कि उन्हें ये दस्तावेज कहां से मिले हैं. ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का उल्लंघन है. ये 3 पेज उन्हें कहां से मिले, पूछताछ में इसके बारे में जानकारी हासिल करनी है.